क्या आप राम माधव को जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको विकिपीडिया या गूगल कर लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि राम माधव की कही एक बात सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के माध्यम से सियासत में पत्रकारों के बीच खूब चर्चाओं में है। इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये बात राम माधव ने कही है। राम माधव की ये कौन सी बात है और क्यों चर्चा में है, और खुद राम माधव क्या हैं और ये पूरा विषय क्या है, वही बताने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं इन दिनों, जो करीब करीब 6 महीने से बहुत सारे उतार चढ़ाव से हैं, या यूं सीधे सीधे तौर पे कहूं तो बहुत अपमानजनक टिप्पणियों के साथ भारत की ओर से ये रिश्ता चुप चुप भरा है। अब इस चुप्पी को आप सहमति कहिए या राहुल गांधी की बात को याद करते हुए कहिए कि नरेंद्र मोदी डरते हैं, सरेंडर करते हैं नरेंद्र मोदी। हुआ ये कि कड़वाहट के इस दौर में, जबकि ट्रंप बेलगाम से कुछ भी कह रहे हों और लगातार कह रहे हों, हालांकि उनकी एक बात जरूर अभी एक आई जब उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूं तो मोदी का राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर सकता हूं। इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया जिससे भारत के हितों को सीधा नुकसान पहुंचा, मगर भारत की ओर से चुप्पी रही। भारत ने कभी कुछ कहा ही नहीं। मोदी चुप तो भाजपा भी चुप, कभी बीजेपी की ओर से कोई बात ही नहीं आई। लेकिन एक किरदार है, उनका नाम है राम माधव। राम माधव अमेरिका के वाशिंगटन डीसी गए थे। वहाँ पे हडसन इंस्टीट्यूट है, मानिंद बहुत मशहूर है हडसन इंस्टीट्यूट। वहाँ पे न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस करके कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए राम माधव, और राम माधव ने वहाँ पे बातचीत के दौरान भारत अमेरिका संबंध और रूस ईरान से तेल आयात को लेकर एक बयान दिया, और ये वही बयान है जिसके कारण सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। वो पत्रकार जिन्हें मुखर माना जाता है, जो सत्ता के साथ गलबहियाँ डालते नहीं दिखते, गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो पत्रकार जो तटस्थ हैं, या वो पत्रकार जो तटस्थ नहीं है और एक पक्ष में है मगर जाहिर है सत्ता के साथ नहीं है, ये सारे पत्रकार आक्रामक हो गए और तमाम सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया से आशय है एक्स का हैंडल। हुआ ये कि राम माधव जब वहाँ गए तो उन्होंने क्या कह दिया, किस बात को लेकर इतना बवाल बखेड़ा हुआ, तो उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा, भारत अमेरिका संबंधों की बात जब चल रही थी तब राम माधव ने कहा, जो उनके शब्द थे वो शब्द थे, हम कहाँ पीछे रहे, हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, हमने विपक्ष की तमाम आलोचना झेली, इसके बावजूद हमने 50% टैरिफ पर कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि एफटीए में हमने 18% टैरिफ देना स्वीकार कर लिया, जो पहले से भी कहीं अधिक है। बताइए हम कहाँ पीछे रहे। ये जो 40 सेकंड की बात है, ये 40 सेकंड की बात खूब वायरल है। मैं उसका हिंदी तर्जुमा कर रहा था। राम माधव जी ने जो कहा है वो यहाँ है, देखिए उसको। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? राम माधव जी की कही इस बात के बाद हंगामा बरप गया। क्यों बरपा, क्या है राम माधव? तो राम माधव जी को लेकर ये जान लीजिए कि राम माधव बीजेपी की जो मातृ संस्था कही जाती है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो उस बगिया के पल्लवित पुष्पित बहुत ही होनहार पौधे हैं, बहुत खूबसूरत फूल है वो। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और वो जो किताबें हैं उसमें सिर्फ एक कोई विषय नहीं है पार्टी का, बल्कि उनको रणनीतिक विचारक कहा जाता है। और जो उनकी किताबें हैं, जैसे एक उनकी किताब है द न्यू वर्ल्ड 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था और भारत, हमारा संविधान हमारा गौरव, भारतीय वास्तविकता, विभाजित स्वतंत्रता, हिंदुत्व प्रतिमान। इसके अलावा कई और किताबें हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं, और उन्होंने खूब सारी ऐसी किताबें लिखी हैं। उनको बौद्धिक
विचारक माना जाता है और बहुत बीजेपी के लिए जब संक्रमण काल था, चाहे वो राज्य जो भी हो, जहाँ पे दुष्कर स्थितियाँ थी, तो उन्होंने रणनीति बनाई और उन रणनीतियों पर चलते हुए बीजेपी को सफलता मिली। मूलतः संघ से हैं, बीजेपी में आए थे, बीजेपी में उन्होंने अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया। वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, कश्मीर के प्रभारी रहे और इस समय बेंगलुरु महानगर चुनाव जो है उसका दायित्व भी है, वो उसको देख रहे हैं। लेकिन चूंकि उनको एक आइडियोलॉजिकल पर्सन माना जाता है, थिंक टैंकर माना जाता है, इसलिए जब कभी राम माधव कुछ कहते हैं तो वो चर्चा में आ जाता है। इस बार राम माधव ने वो कह दिया जिसको लेके भारत के भीतर बीजेपी खामोश है। नरेंद्र मोदी तो खैर यूं भी वो वही बोलते हैं मन की बात में जो उनके मन में होता है। आप सवाल रखे रहिए, उन तक सवाल पहुँचे ना पहुँचे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और वो जवाब देते नहीं। पर जैसा मोदी को लेके एक आभा मंडल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56 इंच का सीना, नॉन बायोलॉजिकल वगैरह वगैरह, विश्व गुरु और कहीं पर भी वॉर रुकवा देने की क्षमता, अहद और इस औरे को जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बदजुबानी से बार बार ललकारा, इस पर मोदी हमेशा चुप रहे हैं। अब इसे लेके जो भी रणनीति रही हो, लेकिन इससे भारत के भीतर मोदी की छवि आहत हुई, धूमिल हुई कि वो वैसे नहीं है जैसा उनका आभा मंडल है। और जैसा कि मैंने बताया, राहुल गांधी तो खैर कोई अवसर नहीं छोड़ते जब वो नरेंद्र मोदी को लेकर सीधा तंज करें, सीधी बातें कहें। उन्होंने संसद में भी कहा और बाहर भी कहा, नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप ये कहते हैं और नरेंद्र सरेंडर कर देते हैं। तो खैर इस विषय पर सब चुप थे। अब राम माधव की ये बात वाशिंगटन डीसी में कही गई, वो बात है जिस बात में एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि हर चीज़ आप झुकते चले गए अमेरिका की सार्वभौमिकता के आगे, उसकी धमक के आगे, उसकी बदजुबानी के आगे, जिससे बीजेपी चुप थी। हालांकि इसके बाद जबकि ये बात आ गई सामने, वो वीडियो का अंश सामने आ गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, उसके बाद राम माधव जी ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके स्थिति को संभालने की कोशिश की और उसमें जो कहा वो आपको आगे बताता हूँ। जबकि राम माधव की यह बात, उनके पूरी कही बात का एक अंश जो 40 सेकंड का है, खूब वायरल हो गया, उसे लेके तमाम मौज ली जाने लगी। तब राम माधव जी का एक और ट्वीट आया और तब उन्होंने कहा, उस अपने ट्वीट में एक्स हैंडल पे उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो गलत था। क्या जो कहा था, कहाँ कहा था? वही वाशिंगटन डीसी में वो जो एक बहस चल रही थी जिसके वो हिस्सेदार थे, जिसमें अपनी बात कह रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका संबंध, ईरान रूस संबंध, तेल की बातें, टैरिफ की बातें कही थी, उसको लेकर कहा कि मैंने जो कहा वो गलत था। भारत ने कभी भी रूस से तेल के आयात को रोकने पर सहमति नहीं दी। इसके अलावा इसने 50% टैरिफ लगाए जाने का जोरदार विरोध भी किया। मैं दूसरे पैनलिस्ट के खिलाफ एक सीमित काउंटर पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत था। मेरी माफ़ी। इसके बावजूद कि उन्होंने अपनी ओर से कोशिश की ये बताने समझाने की कि भाई मैं जो बोला, मैं जो बताया, मैंने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से गलत था, तथ्यात्मक रूप से मैं सही नहीं हूँ, उसमें जो चीज़ें मैंने कह दी स्थितियाँ उसके बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही, राम माधव जी ने, जिस एक्स हैंडल पे उनके अपने एक्स हैंडल पे उन्होंने बात कही और उसके बाद नीचे जो कमेंट की बौछार है वो मखौल ही उड़ा रही है, वो मज़ा ही ले रही है। जो नेट यूज़र्स हैं उन्होंने कोई कमी नहीं की है धज्जियाँ उड़ा देने में इन बातों की, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यूँ इसके पहले जो बातें मैंने उनके एक्स हैंडल को लेके या जो चीज़ें बताई हैं वो भी स्क्रीन पे आपको वक्त वक्त पे नज़र आया होगा। तो एक अहम सूचना थी कि क्यों राम माधव की कही एक बात भारत में हलचल मचा रही है। सिर्फ ये नहीं है कि वो भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एक ऐसी बात कह गए जो भारत के मानस में बैठी हुई है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि विपक्ष के तीखे तेवर और जिस तरीके से ट्रंप की बदजुबानी है और उसके सामने मोदी मौन है, उस मौन ने जो एक रिक्तता पैदा की है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह बना चुकी हैं। मगर जब राम माधव ने इस बातों को कहा, स्वीकारोक्ति के अंदाज में कहा, तो उससे उस मानस में बैठी बातों को बल मिल गया। चूँकि वो राम माधव थे इसलिए उनकी बात को नकारने का, खारिज करने का कोई औचित्य नहीं था। और अब जबकि राम माधव कह रहे हैं मैं तथ्यात्मक रूप से गलत हूँ,
मैंने जो बातें कह दी वो गलत थी, ऐसा नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि पानी तो जो बहना था गंगा में वो बह गया, वक्त गुजर गया है। अब वो चाहे जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, हो सकता है कि राम माधव सच कह रहे हों, चूक किसी से भी हो सकती है, उनसे भी चूक हो गई, लेकिन अब शायद ही कोई उसे मानेगा। तो एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पर अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो या जानकारी आए, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।